जय हिंद प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं सबकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी, बहुत जोरों पर पढ़ाई होगी आपकी। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े डरे हुए हैं। डरा होना इस समय लाजमी है, डर लगना चाहिए, है ना। और मतलब मैं अगर बात करूं तो पूरा साल हमें पढ़ते हो गया है, बहुत सारे टेस्ट भी दिए हैं आपने। लेकिन अब मुझे उन बच्चों से बात करनी है जिनको ये लगता है कि सर एंड मोमेंट पे क्या करना चाहिए। अब कुछ ऐसा बता दो जिससे हमारे थोड़े बढ़िया मार्क्स आ जाएं। तो बेटा मैंने इसका नाम भी देखो, आप देख रहे हो, लिखा है अंतिम संकल्प। अंतिम संकल्प मतलब हमारे पास अभी पता है बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो लास्ट समय पर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे ठीक मार्क्स आ जाएं। तो इसको समझने से, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा कि अभी हमारे पास पिछले, अगर मैं बात करूं 2022 से लेकर 2024 तक की, मतलब 3 साल में 22, 23 और 24 में एक औसत प्रश्नों की संख्या अगर देखा जाए तो देखो बेटा, ये है प्रश्न क्रमांक यानी 0, 1, 2, 3, 4। भौतिकी के मूलभूत तत्व 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। भौतिकी के जो मूलभूत तत्व हैं वहां से 3 सवाल, शुद्ध गतिकी से औसतन 2 सवाल पूछ रहे हैं, न्यूटन के गति के नियम और घर्षण से औसतन 2 सवाल पूछ रहे हैं, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा और वृत्तीय बल गतिकी से भी 2 सवाल पूछ रहे हैं, द्रव्यमान केंद्र संघट्ट और दृढ़ पिंड यांत्रिकी से वो 2 से 3 सवाल पूछते हैं। कभी 2 हो जाते हैं, कभी 3 हो जाते हैं। फिर गुरुत्वाकर्षण से कितने पूछ रहे हैं जी? वो 2 सवाल। छोटा सा चैप्टर है लेकिन धमाकेदार है जी वो, है ना। गुरुत्वाकर्षण से 2 सवाल। पदार्थ के स्थूल गुण से कितने पूछ रहे हैं? 2 सवाल। ऊष्मा भौतिकी से पूछ रहे हैं वो 3 सवाल। ध्यान रखना, ऊष्मा भौतिकी यानी फिजिक्स ऑफ हीट, थर्मोडायनामिक्स, वो सब मिलाकर वहां से वो 3 सवाल पूछने की हर बार पूछ लेते हैं, 2 से 3 सवाल। फिर आ जाओ सरल आवर्त गति एवं तरंगे, 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं आपसे 12वीं के टॉपिक्स की, तो बेटा 12वीं का वेटेज थोड़ा ज्यादा ही होता है हमेशा, है ना। 11वीं का वेटेज थोड़ा सा कम है, पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं। लेकिन 12वीं का जो वेटेज है वो हर बार थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। तो 12वीं का जो वेटेज है, सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं स्थिर वैद्युत की, तो बेटा 4 सवाल पूछे जा रहे हैं। 4 सवाल तो फिक्स कर दिए उन्होंने पिछले 4 साल से। फिर आता है धारा विद्युत। अब धारा विद्युत में कभी वो 3 सवाल पूछ लेते हैं, कभी वो 4 सवाल पूछ लेते हैं। औसतन अब मान के चलो 4 सवाल तो आ ही जाते हैं। चुंबकत्व की बात करें तो बेटा वही 3 से 4 सवाल वो पूछ रहे हैं। फिर अगर मैं आपसे बात करूं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुम्बकीय तरंगे, यहां से वो 4 सवाल पूछते हैं, जिसमें से विद्युत चुम्बकीय तरंगे वाला पार्ट है बहुत आसान, और इसी अकेले से 2 सवाल वो पूछने जा रहे हैं आपसे। फिर प्रकाशिकी की बात करें तो बेटा प्रकाशिकी में देखो 4 सवाल पूछ रहे हैं। आधुनिक भौतिकी बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा, कम समय लेता है, लेकिन सवाल बहुत ज्यादा है। अर्धचालक से वो 3 सवाल पूछ रहे हैं। ये तो बेटा मैंने आपको औसतन पिछले 3 साल का जो औसत है उसके प्रश्नों की संख्या मैंने आपको बता दी है। अब हम ये जान लेते हैं कि 11 क्लास के वो महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं जो हमें एन वक्त पर पढ़ने हैं, जो छोड़कर नहीं जाने हैं। जिनको छोड़ोगे तो बेटा बहुत कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर इनको पढ़कर जाओगे तो एक अच्छा खासा स्कोर आप गेन कर लोगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं भौतिकी के मूलभूत तत्व, तो यहां से मात्रक विमाई की बात हो रही है और त्रुटि मापन की बात हो रही है। तो यहां से जो हमें पढ़ना है बच्चों, वो वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज पढ़ना है, त्रुटि संचार पढ़ना है, विमाओं की गणना पढ़नी है। ये बहुत इन दोनों को मिलाकर वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज से बेटा 1 सवाल वो पूछ रहे हैं आपसे। त्रुटि संचार और विमाओं की गणनाओं को लेकर भी वो 1-2 सवाल आपसे पूछ लेते हैं, है ना भाई। फिर आ जाओ शुद्ध गतिकी। तो शुद्ध गतिकी में जो अभी आप फिलहाल कर सकते हो, वैसे तो आपने बहुत कुछ कर लिया होगा, लेकिन अगर सब नहीं किया है तो आप गुरुत्व के अधीन गति छोड़कर ना जाएं और प्रक्षेप पे गति छोड़कर ना जाएं। अगर आप इन 2 टॉपिक्स को तैयार कर ले तो बाकी छोटे मोटे टॉपिक्स तैयार हो जाते हैं, इनको छोड़कर नहीं जाना है जी। फिर न्यूटन के गति के नियम और घर्षण की बात करें तो यहां पर नत तल ब्लॉक वाली समस्याएं, एक ब्लॉक पर फोर्स लगा दिया तो बताओ उनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी। नत तल पर एक वस्तु को खिसका दिया, तो ये हमें पढ़ना है घर्षण के साथ और घर्षण के बिना, इसको भी छोड़कर नहीं जाना है। बहुत अच्छा टॉपिक है जी। फिर अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे, तो देखो जरा आप ध्यान से, तो कार्य शक्ति, ऊर्जा तथा वृत्तीय बल गति। वृत्तीय बल गति मतलब एक बॉल को लेके ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमा देते हैं, तो वहां से उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण और कार्य ऊर्जा प्रमेय, इन्हीं पर सवाल बनना है। और ये तो वो टॉपिक हैं जो आगे भी हमें काम आते रहते हैं लगातार, है ना। तो इनको छोड़कर नहीं जाना, इनको पढ़ लोगे, बहुत आसान टॉपिक्स हैं और आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं। फिर शक्ति पर, जो शक्ति के जो सूत्र हैं
शक्ति निकालने की बात करते हैं, बल आपको देते हैं, वेग देते हैं, या फिर आपको ऊर्जा देते हैं, शक्ति निकालने की बात करते हैं, तो उस पर बेटा सवाल। फिर ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गतिकी, यानी बोलते हैं कि निचले पॉइंट पर कितना वेग देके फेंके कि वृत्त कंप्लीट हो जाए, या फिर सड़कों का झुकाव, ये पूछते हैं बेटा, सड़कों के झुकाव पर सवाल पूछ रहे हैं। तो ये टॉपिक मैंने आपको बताई। फिर आगे देखो, और द्रव्यमान केंद्र और दृढ़पिंड यांत्रिकी में जो आपको पढ़ना है, वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन जड़त्वागुण बेटा, आपको जड़त्वागुण के जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं वो पढ़ के जाना है ना। संघट्ट पर बात कर लेना बेटा, संघट्ट पढ़ लेना, एक विमीय संघट्ट आप पढ़ते हैं तो एक विमीय संघट्ट पर आपको सवाल करके जाने हैं, इस पर भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। फिर आ जाओ जी गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण तो बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत अच्छे मार्क्स हमें दिलाता है। तो गुरुत्वाकर्षण में गुरुत्वाकर्षण से संबंधित ऊर्जा गणना, फिर पलायन वेग और कैपलर के नियम, 3-4 टॉपिक है गिने चुने, लेकिन उनसे मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, है ना भैया। तो ये मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण से बता दिया। सरल आवर्तगतीय तरंगों में आपको जिस पर ज्यादा ध्यान देना है, वैसे तो ये टॉपिक चैप्टर बच्चों को परेशान करता है, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल जो पूछने के चांसेस हैं वो है खुला और बंद आर्गन पाइप। इस टॉपिक को बढ़िया से, है ना, ये क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है आपको। इन टॉपिक्स को बेटा आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। चलिए जी, ऊष्मा भौतिकी की बात करते हैं। ऊष्मा भौतिकी में वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे चालन हो गया, ऊष्मा का हस्तांतरण हो गया, और ऊष्मागतिक प्रक्रम जितनी भी प्रोसेस हैं, है ना, आइसोकोरिक है, आइसोबारिक है, समतापीय, समदाबीय, वो सब आपको बेटा एक बार पढ़ के जाना, उनके ग्राफ पढ़ के जाना है। यहाँ से कार्य की गणना पे सवाल पूछते हैं, आंतरिक ऊर्जा पे सवाल पूछ लेते हैं, तो ये आपको छोड़कर नहीं जाना है। फिर आता है पदार्थ के स्थूल गुण। तो यहाँ पर आपको जो अभी इस टाइम पर पढ़ना है, वैसे तो आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, लेकिन इस टाइम पर जो पढ़ना है वो पढ़ना है, एक तो आपको पास्कल का नियम और बर्नौली का सिद्धांत, यहाँ से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है भैया, तो ये मैंने आपको 11वीं के जितने भी जरूरी टॉपिक्स है वो बता दिए। अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे 12वीं के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, जिनको आपको पढ़कर जाना है, छोड़कर नहीं जाना है। सबसे पहले स्थिर विद्युत में बात करें तो द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की बात पूछते हैं, गॉस नियम के अनुप्रयोग से सवाल पूछते हैं, और है ऊर्जा और धारिता, यानी संधारित्र से भी सवाल पूछने के चांसेस हैं और पूछते भी हैं। फिर आ जाओ विद्युत धारा। विद्युत धारा में जी देखो 3 से 4 सवाल आ रहे हैं, और जो सवाल आ रहे हैं वो केवीएल से आपको दिखाई दे रहे हैं। अमीटर और वोल्ट मीटर, एमीटर को अगर मैं बात करूं आपसे गैल्वेनोमीटर की, धारा मापी को कैसे बदलते हैं एमीटर में, और धारा मापी को कैसे बदलते हैं वोल्ट मीटर में, वहां से सवाल पूछते हैं। फिर आपसे पूछते हैं मीटर सेतु से सवाल, एक सवाल आपको यहां से दिख जाएगा, और जनरली यहां से बहुत सवाल पूछ रहे हैं। फिर धारा का तापीय प्रभाव, यानी अगर मैं तापमान बढ़ा दूं तो प्रतिरोध कितना चेंज हो जाएगा, तो किस तापमान पे अर्धचालक और चालक के बीच जो प्रतिरोधकता होगी उसमें क्या अंतर आएगा, वो सारी बातें। चुंबकत्व की बात करें, जो सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक है बेटा, वो वृत्ताकार तार और सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इनको छोड़कर नहीं जाता है, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछे जा रहे हैं। फिर है हमारा गतिमान आवेश पर बलागुण की गणना, ये भी छोड़कर नहीं जाना है आपको। तो 3 टॉपिक है जो बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके अलावा आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन 10-12 दिन में हम क्या कर सकते हैं उसकी बात मैं आपसे करने वाला हूं। 4th, धारा का चुंबकीय प्रभाव, प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुंबकीय तरंगें। इसमें से जो टॉपिक पढ़ने बेटा वो अनुनाद पढ़ना है, बहुत जरूरी टॉपिक अनुनाद, इस पर लगातार सवाल पूछ रहे हैं। शक्ति गुणांक पर पूछ रहे हैं, श्रेणी आरएल आरसी और आरएलसी परिपथ पर सवाल पूछ रहे हैं। वो आपसे पूछते हैं, एक वोल्टेज दे दिया है ना, आपको विभव दे दिया, विभवांतर दे देंगे, और आपसे पूछेंगे बताओ जी धारा का अधिकतम मान क्या होने वाला है, तो आप V निकालकर Z से डिवाइड करोगे तो धारा अधिकतम मान आता है। फिर ये जो यहां से यहां तक है तरंग वाला, तरंगों के गुण पर एक सवाल पूछते, बताओ कि एक्सरे का यूज कहाँ होता है, गामा रे का यूज कहाँ होता है, इस पर सवाल पूछ रहे हैं। फिर तरंग समीकरण पूछ लेते हैं, बताओ ये तरंग का समीकरण दिया है, तरंग कौन सी दिशा में जा रही है, तो वो नहीं छोड़ना है। और E = B/C पर प्रश्न, यानी आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देंगे, और वहां से सवाल पूछेंगे बताओ प्रकाश का वेग क्या होगा इस माध्यम में, तो ये छोड़कर नहीं जाना है। फिर अगर मैं बात करूं आपसे प्रकाशिकी की, तो प्रकाशिकी में आपको लेंसों का संयोजन, प्रिज्म, ये पढ़ना है। और तरंग प्रकाशिकी की बात करें तो YDSC पढ़ना है, और YDSC में भी सबसे ज्यादा पूछ रहा है फ्रिंज चौड़ाई की गणना और फ्रिंज चौड़ाई पर प्रभाव। क्या होता है कि हम पूरे सेटअप को, जो YDSC वाला सेटअप है, यंग द्विसुलिट प्रयोग, अगर मैं उसको हवा में करूं तो क्या फ्रिंज विड्थ होगी, मैं उसको पानी में करूं तो क्या फ्रिंज विड्थ होने वाली, तो वहां से सवाल पूछ रहे हैं। विवर्तन में बेटा जो सवाल पूछ रहे हैं वो केंद्रीय उच्छिष्ट के बारे में पूछते हैं। आपको पता है विवर्तन में जो केंद्रीय उच्छिष्ट होता है उसकी जो चौड़ाई होती है वो बाकी उच्छिष्ट, केंद्रीय उच्छिष्ट की जो चौड़ाई होती है बाकी से डबल होती है ना, तो उस पर सवाल पूछ रहे हैं। आधुनिक भौतिकी, ये 2 टॉपिक बहुत छोटे से हैं,
लेकिन बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, कम समय में ज्यादा मार्क्स दिलवा देते हैं। तो आधुनिक भौतिकी में प्रकाश विद्युत प्रभाव, आइंस्टीन का समीकरण वो पूछते हैं। बोर मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नाभिक की त्रिज्या, बंधन ऊर्जा, ये बहुत छोटे छोटे लेकिन जरूरी टॉपिक्स, इनको छोड़कर नहीं जाना है, इनको तो बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना है। और यहाँ पर देखो भैया, अर्धचालक में पीएन संधि डायोड है, जेनर डायोड है, दिष्टकारी और लॉजिक गेट्स हैं, ये करके ही जाना है। मतलब मैंने जरूरी सारे टॉपिक्स लिख दिए, तो वो आप पढ़कर जाना। एक वो जो मैंने पढ़ाया था, बताया था कि एलईडी, सोलर सेल हो गया, फोटो डायोड हो गया, उनके गुणधर्म भी पूछ लेते कुछ कुछ बातें। बच्चों अब बात कर लेते हैं कि कम समय में ज्यादा मार्क्स दिलाने वाले टॉपिक्स कौन से हैं। तो बच्चों ये आपके सामने लिखें। सबसे पहले नंबर पे आता है आधुनिक भौतिकी, फिर है अर्धचालक भौतिकी। ये वो टॉपिक्स हैं जिनको हम कम समय में कवर कर लेते हैं और बहुत ज्यादा मार्क्स दिलवा देते हैं। आधुनिक भौतिकी, अर्धचालक भौतिकी, विद्युत चुम्बकीय तरंगें, तरंग प्रकाशिकी, मात्रक विमाएं, कार्य शक्ति, ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण, चुंबकत्व, विद्युत धारा, प्रिज्म और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये वो टॉपिक है जिनसे सवाल पूछते ही पूछते हैं। मतलब इनको जो छोड़ के गया उसके मार्क्स तो भयंकर कम हो जाने हैं। और जो बच्चा इनको अच्छा करके जाएगा, तो बेटा इन टॉपिक्स को मिला के अगर मैं देखूं तो कम से कम बेटा 20 से 23 सवाल पूछने वाले हैं यहाँ से। ये वेटेज है, अच्छा खासा वेटेज है यहाँ पर। तो मुझे लगता है ये आप समझ आ गया हो कितना जरूरी टॉपिक्स हैं बेटा ये, तो इनको छोड़कर नहीं जाना है जी। बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी इनकी, और ये अधिकांश बच्चों ने तो पढ़ लिया होगा, लेकिन कुछ बच्चे एंड मोमेंट के लिए बैठे होंगे, तो बेटा इनको पढ़कर जाना। अब उन टॉपिक्स की बात कर ले जिनको पढ़ने में समय तो बहुत लगता है लेकिन उतने मार्क्स नहीं दिलवा पाते, तो वो टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तरंग है जी। तरंग में बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन अगर आपको तरंग में कुछ पढ़ना भी है तो मैंने आपको बता दिया है, खुला और बंद आर्गन पाइप पढ़ के जाना है, उस पर सवाल पूछते हैं। द्रव्यमान केंद्र और दृढ़ पिंड यांत्रिकी, बड़ा टॉपिक है, बहुत बहुत बड़ा है, अपने आप में समय लगता है पढ़ने में, और सर ये बच्चों को आता भी कम है। तो इसमें से क्या पढ़ के जाना है, इसमें मैं आपको बता चुका हूं कि आपको जड़त्वाघूर्ण के सारे फॉर्मूले याद कर लेने हैं, जड़त्वाघूर्ण, और आपको यहाँ पर संघट्ट पढ़ना है, क्योंकि हम संघट्ट यहीं पे पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर अब बेटा आपको संघट्ट के भी सवाल करके जाने हैं, ये ध्यान रखना है। फिर ठोसों के यांत्रिक गुण, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो जिस बच्चे के अच्छे नहीं हो, लेकिन इनमें से कुछ कुछ चीजें पढ़ के चले जाना। ये बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, लेकिन मार्क्स इनसे बहुत कम आते हैं। द्रवों के यांत्रिक गुण हो गए, पदार्थों के ऊष्मीय गुण हो गए, और ऊष्मीय गुण में यांत्रिक गुण में आपको बता चुका हूँ, यहाँ से आपको बर्नौली पढ़ लेना है ना, बर्नौली पढ़ लेना है। यहाँ से आपको ऊष्मा स्थानांतरण पढ़ लेना है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। शुद्ध गतिकी में अगर आप बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हो, सापेक्ष गति आपको नहीं आती है, तो यहाँ से आप गुरुत्व के अधीन गति और प्रक्षेप्य गति जरूर पढ़ के जाना, वहां से सवाल आते ही आते हैं। फिर आ जाओ विद्युत क्षेत्र एवं आवेश। बेटा विद्युत क्षेत्र और आवेश को पढ़ने में समय बहुत लगता है, बहुत दिनों तक हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन वहां से फिलहाल तो सवाल नहीं पूछ रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं गॉस थ्योरम से पूछ रहे हैं, गॉस की प्रमेय से पूछ रहे हैं, द्विध्रुव आघूर्ण से सवाल पूछ रहे हैं, है ना जी। यहाँ से सवाल नहीं पूछते, विभव से सवाल पूछते, संधारित्र से सवाल पूछते, लेकिन यहाँ से सवाल पूछते बहुत कम है। फिर आ जाओ कहां से पढ़ें। तो बच्चों आपके पास 3 मेन अभी सोर्सेज हैं जहां से आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो बच्चों आपको अपनी क्लास नोट से पढ़ना है, जो क्लास में पढ़ाया गया है उसी से पढ़ना है, पूरे साल भर उससे पढ़ाई करिए, तो कोई दूसरा रिसोर्स आपको नहीं लेना है। मतलब मैं यूट्यूब से पढ़ लूँ यहाँ से, वो कुछ नहीं पढ़ना है आपको। और आपको दूसरी बात जो ध्यान रखनी है, जो आपने पूरे साल भर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको अभी पढ़ना है आपको, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में आपने सारी जरूरी बातें लिख ली हैं, तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता है। सर प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो बच्चों इस समय बहुत सारे मॉक पेपर्स आपने लगा लिए होंगे, लेकिन अभी जो प्रैक्टिस का समय है, बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे मिलते हैं सर, वो कहते हैं हमारे स्टेटमेंट वाली थ्योरी क्वेश्चंस और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं कहूंगा कि बेटा आप एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करें। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो लगाने हैं बेटा वो सॉल्व्ड एग्जांपल लगाने हैं, है ना। सॉल्व्ड एग्जांपल आपको पढ़ना है, आपको एक्सरसाइज नहीं लगानी है, समय भी हमारे पास नहीं है। इसमें आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड कर लेना है, लाइन बाय लाइन, जिससे हमारे जो स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, जो असर्शन रीजन वाले सवाल हैं बेटा, वो गलत नहीं हो। फिर जो सबसे जरूरी चीज है वो है पीवाईक्यू। जिस बच्चे ने पीवाईक्यू लगा लिए हैं वो एक बार पीवाईक्यू और लगा लें, और जिन बच्चों ने नहीं लगाए हैं, जो मैंने जरूरी टॉपिक्स बताए हैं, कम से कम उनके पीवाईक्यू जरूर लगा लें, छोड़े ना जी। पीवाईक्यू सबसे जरूरी, इन सब में सबसे जरूरी पीवाईक्यू है ना, ये जरूर करके जाए। तो बच्चों पीवाईक्यू लगाएं, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है इसके अलावा। फिर बेटा बात करते हैं आपसे नीट पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें।
अभी ये सब बातें तो हो गई हैं, लेकिन बच्चे कई बार एग्जाम देते हैं और देते समय उनका टेम्परामेंट बहुत ठीक नहीं होता है। सर कहते हैं हम तो डर जाते हैं, सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, यहाँ पर सवाल बन जाते हैं लेकिन पेपर में हमसे सवाल नहीं बनते हैं। तो बच्चों कुछ कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले पेपर शुरू करने से पहले एक नजर डालें, 1-2 मिनट दें पेपर को, है ना, और एक मतलब ध्यान दें पेपर पे कि आप ये पेपर ऐसा पूछा गया, एक बार दिमाग में बिठा लें। फिर ये तय करें कि मुझे कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है। तो बच्चों मैं हमेशा सलाह देता हूं जो बच्चों का स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो उसको पहले अटेम्प्ट करें। उससे करने से होता क्या है, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना भाई, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जैसे आपकी बायोलॉजी अच्छी तो आप बायोलॉजी कर सकते हैं, किसी बच्चे की फिजिक्स अच्छी होती है फिजिक्स कर सकता है, किसी की केमिस्ट्री अच्छी है तो केमिस्ट्री कर सकते हैं। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चों आपको पहले बायो ही करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है, जो आपको कॉन्फिडेंस दिला सकता है, उसको आप पहले करें। फिर जो बात करनी है वो करनी है आसान सवालों को पहले करें। देखो जी, हमेशा आसान सवाल अगर आप देख रहे हैं तो उनको पहले चटकाएं। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि 2-4 आसान सवाल करने से आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, और हाई हो जाएगा ना तो आप फ्लो में 2-4 अच्छे सवाल, जो टफ सवाल है उनको भी चटका दोगे। तो जो आसान सवाल है उनको पहले करें, और आसान सवाल पहले कर लोगे तो बच्चों आपके मार्क्स भी आ जाएंगे जल्दी जल्दी। आपको पता है अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हो। हम करते क्या है कि हम टफ सवाल को पहले कर लेते हैं, टफ सवाल हमसे गलत हो जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, फिर जो आसान सवाल आते हैं वो भी हम गलत कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। फिर डाउटफुल क्वेश्चन को स्किप करें पहली राउंड में। जिन सवालों में डाउट लग रहा है वहां ज्यादा समय ना दें, हम लगे रहते हैं सवाल को करने में, ऐसा ना करें बच्चों। अगर किसी सवाल में थोड़ी भी उलझन हो उसको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दें, यानी बाद में देखेंगे, ऐसा करके छोड़ दें। जब समय हमारे पास बचेगा तो उस सवाल को हम जाके देखेंगे और बन जाएगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे सवाल जिनमें डाउट लग रहा है उनको यार बहुत ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए जी, तो बच्चों मैंने ये सारी बातें जो आपको बताई हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होंगी। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से टॉपिक्स को प्रायोरिटी देनी है, किस टॉपिक को छोड़कर नहीं जाना है, किसको छोड़ के जा सकते हैं। तो जी क्या करना है आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों 4 मई को एग्जाम है आपका, बढ़िया से एग्जाम दें, शांत मन से दें। आपने बहुत पढ़ा है, खुद पर भरोसा रखें, है ना भाई। और इसी उम्मीद के साथ आपको बहुत सारी शुभकामनाएं एग्जाम के लिए।